अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं सदफ शम्स। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज में आपको सबसे पहले बताएं, कराची में हादसा रोनुमा हुआ है। कल शाम को मलिर नदी लिंक रोड पर एक शहरी ने एक आल्टो गाड़ी को नदी में गिरते देखा, जिसके बाद उसने मददगार 15 को इतला दी। शहरी की इतला पर इंतजामिया में खलबली मच गई, लेकिन रात गए तक मेमनगोट के SHO ने वाकये की तस्दीक नहीं की थी। शहरी के बार बार इसरार पर इंतजामिया ने AD के गोताखोर तलब किए, जिन्होंने सुबह होने पर तस्दीक की है कि गाड़ी मलिर नदी में बह गई और पानी के नीचे पत्थरों में फंसी हुई है, जिसके बाद कराची का एक खानदान जाए हादसे पर पहुंच गया। उस खानदान का कहना है कि उसकी फैमिली के कुछ अफराद कल शाम को रेंट कार की मदद से इसी इलाके से गुजरे थे, जो मिसिंग हैं। कल रात गए GTV को इस खबर पर ब्रेक करते हुए देखा और इंतजामिया से राब्ते की कोशिश भी होती रही। बिलाखिर SHO मेमनगोट ने जाए हादसा का दौरा करते हुए इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया था और सुबह होने के बाद शहरी को इतला दी और खबर की तस्दीक हो गई। लापता होने वाली इस पूरी फैमिली का ताल्लुक हैदराबाद से बताया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे हनीफ माजोठी से। जी हनीफ, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये अलमनाक हादसा जो है वो रूनुमा हुआ है और ये कल शाम से जो है वो हुआ है। अभी जो है तकरीबन 15 घंटे इस वाक़े को गुजर चुके हैं और अब तक भी ये वाज़ेह नहीं है कि वो जो फैमिली थी गाड़ी में वो जो है वो कहाँ है। मौके पर जो है वो जिसकी फैमिली मिसिंग है वो उनके अफराद जो है लवाकिन या वारिस जो है वो कह सकते हैं, वो मौके पर पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि ये हैदराबाद से फैमिली निकली थी, रेंट कार में निकली थी और यहाँ पर जो है वो मिस हो गई है। तो यहाँ पर जो है वो लिंक रोड पर जो है बरसाती पानी का और नदी का रेला जो था, सैलाबी रेला था, उसमें ये गाड़ी बह गई है और उसके बाद जो है गहरे पानी में चली गई। तो यहाँ पर जो है रेस्क्यू टीमें, खासतौर पर AD के रजाकार जो है बहरी टीम जो है वो पहुंची थी, जबकि बाकी सरकारी सतह पर जो है कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। हम लाख जो है इख्तिलाफ करें पुलिस से, लेकिन हमने देखा है कि रात से जो है ये मेमनगोट पुलिस जो है यहाँ पर रेस्क्यू के अमल का जो है निगरानी कर रही है और मुख्तलिफ जगहों से जो है फैमिलीज़ को भी रेस्क्यू किया है जो फंसे हुए थे मुख्तलिफ जगहों पर, और उनको स्कूलों में जो है मुंतकिल किया है। जबकि कार जो है ये फंसी हुई थी, इसके रेस्क्यू के ऑपरेशन की भी निगरानी करती रही और सुबह तक अभी भी पुलिस जो है वहाँ पर मौजूद है। लेकिन हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारी इंतजामिया है वो और सूबाई सतह पर जो इंतजामिया है वो मौके से बिल्कुल ही सिरे से गैर हाजिर है और यहाँ पर अभी तक उनकी कोई मछली नहीं पहुंची, यहाँ तक कि कोई नुमाइंदा भी नहीं पहुंचा है। और वहाँ पर मौके पर जो पहुंचने वाले लवाकिन है वो जो है ज़ारो कतार रो रहे हैं और वहाँ पर जो बड़े जो है रिक्कत आमेज जो है मनाजिर हमने देखे हैं। जी अच्छा हनीफ, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि नदी में फंसे पत्थर में जो कार में जो अफराद हैं, उनमें से किसी के जिंदा बचने की कोई इत्ला है या उनमें से किसी की भी लाश अभी तक निकाली गई है? जी नहीं, ना तो उनके जिंदा बचने की इत्ला है, ना ही कोई ऐसी जो है वो लाश मिली है, क्योंकि पानी का बहाव जो है बहुत तेज है और ये जो है वो मुमकिन तौर पर हो सकता है कि अगर ये मौजूद थे इस गाड़ी में और वहाँ से जो है वो, क्योंकि गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं तो कोशिश इन्होंने की होगी निकलने की, लेकिन यकीनी तौर पर जो है पानी जिस तरह से था तो इस तरह लगता नहीं है कि वो कोई जिंदा बचा होगा। ये मौजज़ा ही हो सकता है कि कोई जिंदा बच गया हो और अगर गाड़ी से निकले हैं तो ये बहाव में जो है मुख्तलिफ जगहों पर या रेले में जो है दूर तक जा चुके होंगे। इसके लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा जो है मजीद बढ़ाने का और फैलाने की ज़रूरत है। इसके लिए जो है AD के साथ साथ दीगर जो सरकारी वसाइल है उनको भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, जो हमें नज़र नहीं आ रहे। अच्छा हनीफ, ये भी जानना चाहेंगे, गालबन 14 घंटे का वक्त गुजर चुका है, जैसे कि आपने बताया कि AD के जो गोताखोर हैं वो रात गए से अब तक जो है वो रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन क्या मुताल्लिका इदारे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव की जानिब से कोई वहाँ पर पहुँचा है अब तक? मैं जैसे पहले भी बताया कि अब तक जो है मुतल्लिका इंतजामिया नहीं पहुंची है और न डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का कोई अफसर नहीं पहुंचा है। सूबाई सतह पे तो दूर की बात है, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अफसर हैं वो भी नहीं पहुंचे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची या जो दूसरी इंतजामिया है वो तो बात की बात है। अब यहाँ पर जब ये सारी सूरत वाज़े हो गई है, यहाँ तक कि हमें जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये कि सूबाई हुकूमत तक ये मामला पहुँच चुके हैं और उन्होंने जो है इस सिलसिले में जब ये सूरत शुक्रिया हनीफ माजोठी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
پانی زیادہ آ گیا ہے، پڑھائی ممکن نہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں پر 10 سال سے 12 وارننگ کے باوجود کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بارش نے کراچی کے بعد ناقص انتظامات نے کراچی کا برا حال کر دیا ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں شدید بارش کے بعد سندھ حکومت نے آج ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔ ساتھ ہی سندھ میں پرائمری اسکولز اور سیکنڈری اسکولز میں آج عام تعطیل ہے اور تدریسی نظام معطل ہے۔ ہائر ایجوکیشن سسٹم میں بھی کراچی کے تمام کالجز آج بند رہیں گے، جبکہ ملتوی ہونے والے تمام امتحانات کا شیڈیول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ دوسری طرف وزیر تعلیم کے اس فیصلے کے بعد آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالج ایسوسی ایشن نے بھی آج تعلیمی ادارے بند رکھنے اور چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ کراچی کے علاقے گداف سے متصل گوٹھوں میں برساتی پانی داخل ہو گیا۔ ملیر کے مختلف گوٹھوں میں برسات کا پانی داخل ہو گیا۔ ملیر کے علاقے درسانو چھنو کو کئی گوٹھوں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ غلام حسین جوکیو گوٹ، حاجی سومار گوٹ اور حاجی یوسف گوٹ میں کئی فٹ برساتی پانی جمع ہے۔ اسکیم 33 کے مختلف سوسائٹیز میں بھی بارش کا پانی داخل ہو گیا۔ ڈملوٹی 8 نمبر سے ایک کار ملی ندی میں گر گئی۔ کار میں 5 افراد سوار تھے۔ جدید طرز رہائش کا دعویٰ پانی ہو گیا۔ کراچی میں بحریہ ٹاؤن ڈوب گیا، ہزاروں لوگ محصور ہو گئے، جبکہ بارش کے پانی کی نکاسی میں انتظامیہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ کئی گھنٹوں سے جاری بارش کے بعد بحریہ ٹاؤن میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ بحریہ ٹاؤن میں درجنوں گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں اور نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ موجودہ صورتحال سے بحریہ ٹاؤن کے رہائشی شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے جاوید اصغر چودھری سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا پانی داخل ہو گیا، بالکل اسی طرح بحریہ ٹاؤن میں بھی پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن ڈوب گیا۔ کراچی میں بحریہ ٹاؤن ڈوب گیا ہے، ہزاروں لوگ محصور ہو چکے ہیں، جبکہ بارش کے پانی کی نکاسی میں انتظامیہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ رخ کریں گے بلوچستان کا۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سیلابی پانی نے گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے ہیں۔ کوئٹہ کے قریب گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ جانے سے 5 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ صوبے میں سیلاب سے اموات کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہزاروں بے گھر افراد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ بلوچستان کے علاقے کھولو، نصیر آباد، قلعہ سیف اللہ، جھلمکسی، موسیٰ کھیل میں سیلابی ریلوں نے کئی بستیاں ملیا میت کر دیں۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے غازی میں سیلابی ریلا گاڑی بہہ لے گیا، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد ڈوب گئے۔ صوبے میں سیلاب سے چہاباگ افراد کی تعداد 201 ہو گئی ہے۔ نصیر آباد میں گھگی ڈیم ٹوٹنے سے ہزاروں افراد سیلابی ریلے میں پھنس گئے، جنہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں سیلاب سے 21,542 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ بارشوں سے 670 کلومیٹر پر مشتمل 6 شاہراہیں شدید متاثر ہوئی ہیں، جبکہ مختلف مقامات پر 18 پل ٹوٹ چکے ہیں۔ پی ٹی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق سیلابی صورتحال سے 1,07,377 مال مویشی مارے گئے اور 1,98,461 ایکڑ زمین پر کھڑی فصلوں، سولر پلیٹس، ٹیوب ویلز اور بورنگ کو نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب ڈیرہ غازی خان میں طوفانی بارش کے بعد نالے بھپر گئے ہیں۔ فورٹ منرو کے مقام پر 5 گھنٹے سے موسلادھار بارش جاری ہے۔ کوہ سلمان کے پہاڑوں پر بھی دھواں دار بارش جاری ہے۔ نالا وڈور کے ڈیرہ غازی خان کے مضافاتی علاقوں میں تباہی مچا دی ہے، جبکہ برساتی نالے وڈور سے 1,58,262 کیوسک پانی کا تاریخ کا سب سے بڑا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ مساجد سے قریبی آبادیوں کے مختلف مقامات پر منتقلی کے لیے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی شروع ہو گئی ہے۔
सजावल में भी सीवरेज लाइनें बंद हो जाने के सबब शहरी बदबूदार गंदे पानी में से जनाजे गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। वार्ड नंबर 9 में जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस शहरी गंदे पानी में गुजर कर अपने प्यारों के जनाजों को तदफीन के लिए कब्रिस्तान पहुंचा रहे हैं। गंदे पानी से जनाजा ले जाने की फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह शहरी जनाजे को गंदे और बदबूदार पानी से गुजार कर ले जा रहे हैं। शहरियों ने मुंतखब नुमाइंदे और डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि शहर में नकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। डेरा मुराद जमाली में कोई भी सरकारी या निजी इमदाद न पहुंच सकी। डेरा रहमान जमाली में नौजवान मैदान में आ गए। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए चंदा मुहिम का आगाज कर दिया। नौजवान की जानिब से मुगैर हजरात से चंदा इकट्ठा करके सैलाब मुतासरीन तक राशन पहुंचाया जा रहा है। बगावत के मुकदमे में कैद शहबाज गिल का मामला हल हो गया। बिलाखिर रिमांड की वारदातों के लिए शहबाज गिल अब इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। इससे पहले अदालती हुक्म के बाद अडियाला जेल से रावलपिंडी पुलिस के एहलकारों को वापस जाना पड़ा था, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने शहबाज गिल की हवालगी के लिए रेंजर्स और FC भी तलब कर ली थी। इससे पहले जब वफाकी पुलिस PTI रहनुमा को लेने पहुंची तो जेल इंतजामिया ने उसकी हवालगी से इनकार कर दिया और रावलपिंडी पुलिस की भारी नफरी भी अडियाला जेल पहुंची थी। इस्लामाबाद पुलिस का शहबाज गिल के हवालगी के बगैर वापस जाने से इनकार किया तो जेल इंतजामिया, रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान गेट नंबर 5 पर तल्ख कलामी हो गई थी। अलबत्ता अब शहबाज गिल इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में हैं और तिब्बी मुआयने के बाद इनका रिमांड लिया जाएगा। दूसरी जानिब शहबाज गिल को तफ्तीश के लिए नहीं, तशद्दुद के लिए पुलिस के हवाले किया जा रहा है। ये कहना है PTI रहनुमा फवाद चौधरी का। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत शहबाज गिल को इमरान खान के खिलाफ वादा मौफ गवाह बनाना चाहती है। PTI के सूबाई वुज़रा को शहबाज गिल से मुलाकात करने से रोक दिया गया। ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जो आज़ाद हो, तशद्दुद की भी छानबीन की जाए। असल में इस रिमांड का कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि जिस तरह से उसको पहले टॉर्चर किया गया है फिर टॉर्चर किया जाए। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं या ये कर दिया है। इसके अलावा कोई और मकसद जो है वो नहीं है। एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो उसकी जो तशद्दुद हुआ है उसकी इंक्वायरी करे और फिर मैं जज साहिबान को कहूँगा आप इंसानी हकूक, ह्यूमन राइट्स के लिए आप जो है जिस शोबे का आपने इंतखाब किया है वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। पाक फौज के खिलाफ शोहदा के खिलाफ घटिया गुफ्तगू करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, लजबेला हेलीकॉप्टर के बाद PTI की सोशल मीडिया टीम ने मज़मूम मुहिम चलाई। इदारे हरकत में हैं, कानून के मुताबिक एहतसाब किया जाएगा। मुहिम की तफ्तीश आखिरी मरहले में पहुंच गई है। तहकीकात के नताइज जल्द सामने आएंगे और जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शोहदा के खिलाफ चलाई गई मुहिम को भारत से भी सपोर्ट हासिल थी। जो हमारा कानून है, मुतलका कानून है, उनके मुताबिक इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिस बेदर्दी का इन्होंने जिस तरह मुजाहरा किया है अपने ट्वीट्स में, अपने मैसेजेस में, मैं समझता हूँ कि उस पर सारी कौम जो है उन शहदा के लवाकिन के आगे शर्मसार है कि हमारे में ऐसे लोग पाए जाते हैं अपने सियासी मकासद के लिए वो इतने गिर सकते हैं, वो इतनी पस्ती की तरफ चले जाएंगे, इतनी तनज़्ज़ुली की तरफ चले जाएंगे, इतनी घटिया किस्म की वो गुफ्तगू करेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। सोशल मीडिया के ऊपर लसबेला का जो हादसा हुआ है, जो ट्रेजेडी है, उसके मतलब है मेरे नहीं ख्याल के किसी भी सियासी जमात ने माजी में या अब या इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में भी ये हदूद क्रॉस किए हों क्रिटिसिज्म के अंदर जो आप बात करें। शहबाज गिल साहब के ऊपर जो है किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई होती है तो उसका जो मीडियम होगा, जो उसका जरिया बना है, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई जो है, जो बात होगी वो कानून और कायदे के मुताबिक होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने FIA के नोटिस का जवाब देने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने नोटिस भिजवाने को FIA की बदनीयती करार दे दिया। इमरान खान ने कहा कि मैं आपको मालूमात फराहम करने का पाबंद नहीं, 2 दिन में नोटिस वापस ना लिया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा।
FIA ने साबिक वजीर आजम इमरान खान से 1996 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड मांगने के लिए नोटिस जारी किया था। इमरान खान की जानिब से अनवर मंसूर खान ने FIA को जवाब भिजवा दिया है, जिसमें उन्होंने FIA के नोटिस का जवाब देने से इनकार किया है। इमरान खान ने अपने तहरीरी जवाब में कहा है कि मैं आपको जवाबदेह हूँ, ना ही मालूमात फराहम करने का पाबंद हूँ। 2 दिन में नोटिस वापस ना लिया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। इमरान खान ने कहा कि PTI से तफसीलात और दस्तावेजात तलब करना FIA के जेर असर होने का मजहर है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया बल्कि रिपोर्ट जारी की। इलेक्शन कमीशन FIA या किसी और इदारे को इस रिपोर्ट की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकता। साबिक वजीर आजम ने जवाब में कहा है कि FIA के पास पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई का इख्तियार नहीं। नोटिस FIA एक्ट से भी मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इलेक्शन कमीशन को इंतजामी इदारा करार दे चुकी है। इलेक्शन कमीशन अदालत है, ना ही ट्रिब्यूनल। FIA कमर्शियल बैंक सर्कल ने चेयरमैन PTI इमरान खान से बैंक अकाउंट से मुतालिक तफसीलात तलब की थी। PTI के खिलाफ घिनौनी साजिश की जा रही है। रहनुमा PTI असद उमर ने वजीर दफा ख्वाजा आसिफ के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं ने शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। तहरीक इंसाफ शहदा की कुर्बानियों को कद्र की निगाह से देखते हैं। पाक फौज के खिलाफ किसी मुहिम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। एक इंतहाई घनौनी साजिश करने की कोशिश की जा रही है। यह भी उसके अंदर कहा गया था कोई तरीके इंसाफ से जनाजा ही नहीं अटेंड करने किया था। हम तीनों जो बैठे हुए यहाँ पे, परवेज खटक साहब, मैं, असद कैसर, हम तीनों उस जनाजे के अंदर शिरकत करके आए हैं। शहबाज गिल के साथ किया गया कि उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, तशद्दुद किया गया। इसकी इजाजत किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए कि दोबारा ये काम किया जाए। माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जैसे कि बहुत ज्यादा कोई तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ कोई कैंपेन चलाई हुई। ये जिसने भी चलाई थी तहरीक इंसाफ ने ना कभी पहले किया है, ना ये वाला किया था। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए नून लीग पर दबाव बढ़ने लगा। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि नून लीग पर दबाव बढ़ रहा है, नवाज शरीफ जल्द से जल्द वतन वापस आएंगे। तलाल चौधरी GTV की प्रोग्राम लाइव में मुजाहिद बरेलवी में बातचीत कर रहे थे। बात ने ये तो फैसला बड़ी देर से कर लिया है कि वो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आएंगे। सियासी डिस्कशन जारी है और इसकी क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा फील की जा रही है और मेरा ख्याल है इसलिए अब पार्टी के अंदर ये प्रेशर डेवलप हो रहा है कि मियां साहब को जल्द अज जल्द वापस बुलाया जाए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी हुई है, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद 1 रोज़ और बारिश की पेशगोई कर दी है। अब इस वक्त हमारे नुमाइंदे सरदार अवेज मौजूद हैं हमारे साथ। जी अवेज, बताइएगा कैसा मौसम देख रहे हैं आप? जी, गुज़श्ता 2 रोज़ से शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में जो बारिशों का सिलसिला था वो उसने जो है मौसम का जो शहर इक़्तिदार का मौसम उसे इंतहाई खुशगवार और सुहाना बना दिया है। इसके साथ साथ जो मानसून की तेज़ हवाओं का सिलसिला था वो भी शहर में हवाएं दाखिल हो रही हैं और हवाओं को जो बारगला की पहाड़ियों से ठंडे झोंके हैं उन्होंने भी शहर इक़्तिदार के बासियों का जो मौसम है उसे मज़ीद मोतदिल और खुशगवार बना दिया है। साथ साथ इस्लामाबाद के जो नवाई इलाके हैं वहाँ पर कुछ इलाके ज़ेरे आब भी आए और फिर मोहल्लों में पानी खड़ा रहना और फिर सड़कें जो पहले ही टूट फूट का शिकार हैं उन पर जो पानी खड़ा रहने का जिसकी वजह से जो है आमदोरफ्त को शदीद मुश्किलात का सामना रहा और फिर खुसूसन जो पैदल चलने वाले अफराद थे उनको भी मुश्किलात का जो है सामना रहा। आज अगर शहर इक़्तिदार के मौसम की बात की जाए तो जुज़वी तौर पर मौसम अबर आलूद है। बादलों और सूरज के दरमियान आँख मचोली का जो सिलसिला है वो भी जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ जो है मज़ीद बारिश मुतवक्के है। साथ साथ जो आज का दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का दर्जा हरारत आज 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और आज सुबह से जो मौसम जिस इंतहाई खुशगवार और मोतदिल है जिसकी वजह से हमने आते हुए देखा कि मुख्तलिफ जो जॉगिंग ट्रैक्स हैं और पार्क्स हैं वहाँ पर शहरी जो हैं वो इस साफ़ व शफाफ फ़िज़ा में जो है वो जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और शहर इक़्तिदार के इस इंतहाई हसीन और जमील मौसम में जहाँ हर ज़ीरू जो है उसका चेहरा खिल उठा है तो वहीं जो शहर इक़्तिदार के बासी हैं वो भी इस मौसम से महसूस होने के लिए मारगला की पहाड़ियों का भी रुख कर रहे हैं और साथ साथ जो सरकारी दफातर में आने वाले मुलाजमीन हैं उन्होंने आज गाड़ियों की बजाय पैदल सफ़र को तरजीह दी है और वो इस इंतहाई खुशगवार मौसम से महसूस होने के लिए सरकारी दफातर का जो है वो रुख पैदल तरीके से कर रहे हैं। जी शुक्रिया अवेज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार हो चुका है।
लाहौर का रुख करें। इंतजामिया की जानिब से टैक्सों की भरमार पर अवाम रिलीफ के मुंतजर हैं। लाहौर के शादमान पासपोर्ट ऑफिस में इंतजामिया के इंतहाई नाक़िस इंतजाम से शहरी परेशान हैं। शहरियों को गर्मी, सर्दी, आंधी तूफान में मेन रोड पर लाइनों में लग कर पासपोर्ट के हुसूल के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, ये क्या माजरा है, सहूलियात क्यों नहीं है, शहरियों की मुश्किलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए अमूमी तौर पर हमने देखा कि सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो शहरी ख़रीद ले तो हर चीज़ पर जो वो टैक्स देना पड़ता है, मगर जो शहरी हैं वो मुंतज़िर होते हैं कि जो टैक्स वो दिया जाता है कि उनको वापस मिलता भी है या नहीं। तो यही सूरत हाल है। हम इस वक्त शादमान जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमने देखा कि शहरों की बड़ी लंबी लंबी कतारें जो सुबह सवेरे लग जाती हैं और पासपोर्ट के असूल के लिए ना ही यहाँ पर बैठने की कोई जगह है। धूप हो, छाँव हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, शहरी ख़वातीन जो हैं यहाँ पर अपने पासपोर्ट के असूल के लिए लंबी लंबी कतारों में लग जाती हैं। मगर दूसरी जानिब ये बताता चलूँ कि जैसे ही GTV की यहाँ पर टीम पहुँची, आप फुटी में देख रहे होंगे कतारें भी लगी हुई थी और फौरी तौर पर जो है कतारों को ख़त्म किया गया। इस वक्त जो है शहरी बस थोड़ी सी तादाद में बाहर है, मगर ज़्यादातर शहरी को जो पासपोर्ट के असूल के लिए आए उनको अंदर जो है ऑफिस के बुला लिया गया है। तो ये सूरत हाल है। शहरियों के हवाले से यही कहना है, जब कतारें यहाँ पर लगती हैं तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। ट्रैफिक वार्डन जो है वो भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। तो शहरियों के हवाले से यही कहना है कि जब टैक्सेस इतने ज़्यादा लिए जाते हैं इंतजामिया की जानिब से तो सहूलियात फराहम क्यों नहीं की जाती। शहरी जो है बड़ी शदीद गर्मी में हमने देखा कि इसी जगह पर लाइनों में लग जाते हैं और पासपोर्ट के असूल के लिए जो है कई घंटे जो उनको इंतज़ार करना पड़ता है। मगर हमने देखा कि जैसे GTV की टीम पहुंची तो शहरी की कतारें जो यहाँ पर हटा के उनको अंदर बुला लिया गया। शहरी इस वाले से यही इनका कहना है कि जब इंतजामिया की जानिब से टैक्सेस लगाए जाते हैं तो ये मुंतज़िर रहते हैं कि उनको रिलीफ दिया जाए, मगर रिलीफ नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती यहाँ पर। अच्छा वही ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि GTV की गाड़ी को देखते ही जो है अंदर बुला लिया गया, ये मामला कब से है, कब से अवाम इस तरह से परेशान है? क्या मुताल्लिका इदारे से कोई बात हो सकी है? उन्होंने किसी रिलीफ को फराहम करने का कोई बात की है या कोई इरादा किया है? कोई भी अफसरान बाला जो है इस वाले से बात करने से कतराते हैं। हर किसी को अपनी जो है वो सीट प्यारी होती है, हर किसी को यही होता है कि कोई बात करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। मगर हमारे ज़रा ये कह रहे हैं यहाँ पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनसे से अलबत्ता कोशिशें ये की जा रही हैं कि साथ वाली बिल्डिंग को लिया जाए ताकि शहरी जो है पार्किंग भी कर सकें और उनकी कतारें जो हैं वो भी रोड पर ना लगें। मगर शहरी इस वाले से हमने देखा कि गुज़श्ता 3-4 साल से ये ऑफिस जो है एबर्ट रोड से यहाँ पर शिफ्ट हुआ था, मगर ये सोचे समझे यहाँ पर जो है शिफ्ट कर दिया गया कि यहाँ पर पार्किंग के इशू हैं, यहाँ पर शहरियों के बैठने की, खड़े होने की सहूलियात नहीं है, जनरेटर यहाँ पर बाहर पड़ा हुआ है, तो ट्रैफिक यहाँ पर काफ़ी मसाइल बन जाते हैं। शहरियों ने तो अपने पासपोर्ट के असूल के लिए आना ही है, मगर जब ये यहाँ पर आते हैं तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गर्मी में, तूफान में ये यहीं पर रहते हैं। मगर इस वक्त जो है कतारें जो अंदर लगा दी गई है, मगर अंदर की सूरत यार बताऊँ कि अब अंदर तो इन्होंने लोगों को बुला लिया, मगर अंदर काफ़ी ज़्यादा जो वो शहरी इस वक्त हब्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि जगह तंग है। शहरी को जब अंदर बुलाया गया तो वहाँ पर भी जगह कम होने की वजह से शहरी को मुश्किलात का सामना है। तो शहरी को इस वाले से यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है शहरी जो टैक्स पे करते हैं साथ वाली बिल्डिंग या कोई भी मुतबादल जो है वो बिल्डिंग को लिया जाए ताकि शहरी जो है बासानी तरीके से आकर अपने पासपोर्ट के असूल के लिए यहाँ पर आएँ और उनको किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। कुछ शहरी तो हमारे साथ ये बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि गुज़श्ता दिनों वो 8 और 7 घंटे जो हैं वो यहाँ पर आकर अपने पासपोर्ट के असूल के लिए बैठते हैं, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं वो भी मजबूर हैं। उनका ये तो काम नहीं है, उनका तो काम जो है सिस्टम को चलाना है, मगर इंतजामिया जो ऊपर असफरान बाला बैठे हैं उनका ये काम है कि शहरियों की सहूलियात को देने के लिए जो है मुतबादल कोई ज़राए जो है वो रखने चाहिए ताकि शहरियों को, ख़ुसूसन हमने देखा कि बच्चे ख़वातीन भी जो इसी लाइन पर लगे होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। पार्किंग के बहुत ज़्यादा इशू हैं, साथ ही अंडरपास है और ये मेन रोड है, ये कोई आम शाहराह नहीं है, ये मेन शाहराह है। जे रोड से ये आती है और ये मार रोड की तरफ जो रोड जा रहा है। तो ये शहरियों के इस वाले से यही कहना है कि फौरी तौर पर जो है मुतबादल जो है वो रास्ता देना चाहिए या मुतबादल जो है कोई जगह ऐसी देनी चाहिए जहाँ पर शहरी बैठकर बासानी तरीके से जो है अपने पासपोर्ट के असूल के लिए बैठ सके, जहाँ पर पंखों का इंतजाम हो, ठंडे पानी का इंतजाम हो, पार्किंग का कोई इशू ना हो। मगर अफसरान बाला के साथ हमने बात करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया। ये सिर्फ कहा जा रहा है कि प्रपोजल दी गई है साथ वाली बिल्डिंग के वाले से, तो जल्द जो है वो कोई अच्छी खबर आवाम को मिलेगी। मगर शहरी अलबत्ता हमने देखा अब तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देती हैं
क्योंकि जब भी शहरियों को जब यहाँ पर आना होता है तो सुबह 8 बजे से पहले यहाँ पर कतारें लग जाती हैं और लंबी कतारें लगती हैं, तो ट्रैफिक वार्डन को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ से ट्रैफिक गुजरती है तो काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होती है। सुबह सवेरे हमने देखा कि शहरी बच्चे जाते हैं या स्कूल या ऑफिस जो शहरी जाते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अलबत्ता इस वक्त जो है लाइनें आप वाक़ई में देख रहे होंगे कि लाइनों को हटाकर अंदर कर दिया गया है। बाहर इस वक्त शहरी जो है सिर्फ वही हैं जिन्हों को अंदर जगह नहीं मिली, मगर बाहर से जो है कतारें ख़त्म कर दी, मगर अंदर भी हालात इस तरह के हैं क्योंकि छोटा ऑफिस है, वहाँ पर हब्स काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो शहरी जो अंदर भी खासे परेशान जो है वो दिखाई देते हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि इनके जो इतने टैक्सेस देते हैं इनको सहूलियात शहरियों का मुतालबा है कि टैक्सेस देते हैं तो हमें रिलीफ भी फराहम किया जाए। पासपोर्ट ऑफिस में इंतजामिया के इंतहाई नाक़िस इंतजामात से शहरी परेशान हैं। इंतजामिया की जानिब से टैक्सों की भरमार, अवाम रिलीफ के मुंतज़िर नजर आते हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से कहना है कि वो जल्द ही कोई ना कोई रिलीफ फराहम कर देंगे। शुक्रिया वहीद गुज्जर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब मुल्क में महंगाई का जिन काबू में ना आ सका। कोयटा में डेयरी फार्म्स मालकान ने महंगाई को जवाब बनाकर दूध के नर्ख में अचानक 25 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। कोयटा शहर में फी लीटर दूध 150 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जिला इंतजामिया ने सरकारी नर्ख से जायद कीमत पर दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैजान खान से। जी फैजान। जी हाँ, बिल्कुल कोयटा शहर में डेयरी फार्म्स मालिकान की जानिब से महंगाई को जवाब बनाते हुए दूध के नरखों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त जो डेयरी फार्म्स मालिकान है वो दूध जो है फी लीटर दुकानदारों को 135 से 140 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि जो दुकानदार है वो 150 रुपये फी लीटर दूध जो है वो फ़रोख्त करते हुए हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। डेयरी फार्म्स मालिकान का कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जो भैंस का गाय का चारा है उसकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, जिसके बिना पर उन्होंने कीमतों में इजाफा किया है। दूसरी जानिब जो दुकानदार उनका यही कहना है कि डेयरी फार्म्स जो है वो उन्हें दूध जो है महंगा दे रहे, इसीलिए उन्होंने भी कीमतों में इजाफा कर दिया है। इस हवाले से हमने ज़िला इंतजामिया से भी रब्ता किया है। एडीसी कोयटा के मुताबिक उनका कहना है कि डेयरी फार्म्स को जो है 111 से 112 रुपये जो है ज़िला इंतजामिया ने नर्ख मुकर्रर किया है, और इसी तरह दुकानदारों के लिए भी 125 रुपये फी लीटर जो दूध का नर्ख है वो मुकर्रर किया गया। इससे तजावुज़ करके इससे ज़ायद कीमतों में जो भी दुकानदार और जो भी डेयरी फार्म मालिक जो है वो दूध फरोख्त करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों का कहना है कि ज़िला इंतजामिया से उन्होंने मुतालबा किया है कि जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो डेयरी फार्म्स के खिलाफ की जाए, क्योंकि जो दूध है वो डेयरी फार्म्स मालिकान ने महंगा किया है, जिसकी वजह से उन्हें भी मजबूर होकर जो है दूध जो है उसकी कीमतों में इजाफा करना पड़ा है। जी, पेशावर में पाबंदी के बावजूद पॉलिथीन प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल मुसलसल किया जा रहा है। दुकानदार ज्यादा वजन के लिए नाकाबिले तहलील प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान से मजीद जानते हैं। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पेशावर शहर में पाबंदी के बावजूद जो पॉलीथीन प्लास्टिक बैग्स है उसका इस्तेमाल हो रहा है। सूबाई हुकूमत ने जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें तरामीम करके 6 महीनों के अंदर जो प्लास्टिक बैग्स है उसके खात्मे के हवाले से कानूनी मुसविद अभी असम्बली से पास कराया है, मगर इसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और अब भी पेशावर शहर में जो पॉलीथीन प्लास्टिक बैग है उसका इस्तेमाल हो रहा है और ये जो बैग्स है ये माहौलियाती आलूदगी का बास बन रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ इस हवाले से बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे जो प्लास्टिक बैग्स है उसका इस्तेमाल हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस तरह के प्लास्टिक की जो बैग्स है इस पर तो हुकूमत ने बाकायदा पाबंदी भी लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसके इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे गंदगी भी ज़्यादा बढ़ रही है। ये इस तरह की ये प्लास्टिक के बैग गिरा देते लोग, डिसिप्लिन तो हमारे लोगों में है ही नहीं, क्योंकि बैग जो खाते या किसी चीज़ को ले आते बाकायदा। बिल्कुल, जो शहरी है उनका ये भी ये कहना है कि जो पॉलीथीन प्लास्टिक बैग्स है उसका इस्तेमाल बढ़ रहा है और हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो नाकाबिल तहलील प्लास्टिक बैग्स है तो इसको इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि शहर से ये जो पॉलीथीन प्लास्टिक बैग्स है उसका खात्मा हो सके। जी, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको आगाह करें। इसराइल को मजलूम फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम के भयानक नताइज का सामना है और अब खेल के मैदान में भी इसराइल की रुसवाई का आगाज़ हो गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के सिलसिले में इसराइलियों को दोहा जाने के लिए अपना मुल्क फ़लस्तीन दर्ज करवाना होगा, जबकि शायकीन फुटबॉल ने इसराइलियों पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। नाजायज रियासत इसराइल को मजलूम फलस्तीनियों पे मजालिम के भयानक नताइज का सामना, और अब खेल के मैदान में भी इसराइल की रुसवाई शुरू हो गई।
قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے مقابلوں کے لیے شائقین کے ٹکٹس اور مہمان نوازی کے پیکیجز کی بکنگ کا آغاز ہو چکا، لیکن اس عمل میں سرکاری ویب سائٹ پر اسرائیل کے بجائے فلسطین کو ایک ملک کے طور پہ درج کیا گیا ہے، اور اب فیفا ورلڈ کپ کے مقابلے دیکھنے کے لیے دوحہ جانے والے اسرائیلیوں کو بھی اپنے ٹکٹ کنفرم کرنے کے لیے اپنا ملک فلسطین ہی منتخب کرنا ہوگا۔ عرب فٹ بال شائقین اس فیصلے کے بعد سوشل میڈیا پہ اس اقدام کو سراہتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ یہ جرأت مندانہ اور درست قدم ہے، اسرائیل کی غنڈہ گردی کا ایسا ہی نتیجہ ہونا چاہیے۔ دوسری جانب شائقین فٹ بال کی بڑی تعداد قطر سے یہ مطالبہ بھی کر رہی ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کے خلاف حالیہ کارروائیوں کے بعد اسرائیلیوں کو بھی مکمل طور پہ فیفا ورلڈ کپ مقابلوں سے دور رکھا جائے اور ان پر بھی رشیا کی طرح پابندی لگا دی جائے۔ افغان دارالحکومت کابل کی مسجد میں دوران نماز زوردار دھماکہ ہوا۔ ترجمان کابل پولیس کے مطابق دھماکے میں متعدد افراد کے اموات کا خدشہ ہے۔ ترجمان خالد زدران کا کہنا ہے کہ دھماکہ مسجد کے اندرونی احاطے میں ہوا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے کی شدت سے قریب کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ 12 برس بعد مکمل سفارتی تعلقات بحال کر لیے۔ ترک اسرائیل سفارتی تعلقات کی بحالی کا اعلان اسرائیلی وزیر اعظم کی طرف سے کیا گیا ہے۔ غزہ کی ناکہ بندی سمیت دیگر معاملات پر ترکی کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کشیدہ تھے۔ ترک وزیر خارجہ نے بھی سفیروں کی دوبارہ تعیناتی کے حوالے سے کیے گئے فیصلے کی تصدیق کر دی ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے ایرانی قونصلیٹ سے متصل پارک کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ تقریب میں وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ، قونصل جنرل ایران حسن نورین اور دیگر نے شرکت کی۔ سہیل شبیر کی رپورٹ دیکھیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے ایرانی قونصلیٹ سے متصل پارک کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمان فارسی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ اس موقع پر ایرانی قونصل جنرل حسن نورین کا کہنا تھا کہ پارک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واحد ایرانی صحابی حضرت سلمان فارسی کے نام سے منسوب کرنے پر سندھ حکومت کے شکر گزار ہیں۔ Actually, it's sign of friendship. We suggested Honorable Chief Minister of Sindh government. We unveiled the tableau of this park as the name of Salman Farsi. Iran and Pakistan both are Islamic countries. We are the neighboring countries. We are the brotherly countries. ایرانی قونصل جنرل حسن نورین کا مزید کہنا تھا کہ ایرانی حکومت پاکستان کے ساتھ وسیع پیمانے پر تجارت کی خواہش مند ہے۔ کیمرامین عدیل کے ساتھ سہیل شبیر، جی ٹی وی کراچی۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز۔